स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 42,81,587 के पार, अब तक 72,721 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 42,81,587 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 8,86,762 हैं, जिसमें से अभी तक 72,721 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 33,16,881 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 8,97,125 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,73,78,200 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 70,43,357 है और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,94,45,818 लोग ठीक हो चुके हैं। बिजली बिल भरने से लेकर पासपोर्ट बनने का काम अब होगा डाकघर में शुरू हुई 73 नई सेवाएं। जी हां, कोरोना महामारी के दौर में लोगों को बेहतर सुविधा देने के मकसद से भारतीय डाकघर ने 73 सेवाओं को शुरू करने का निर्णय लिया है। डाकघरों में शुरू होने वाली इन सुविधाओं को बिजली बिल भुगतान, पासपोर्ट, वर्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बीमा जैसी महत्वपूर्ण काम हैं। इन कामों के लिए लोगों को अब भटकने की जरूरत नहीं। सभी काम अब आपके नजदीकी डाकघरों में होंगे। डाक पोस्ट पर दी जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही पूरे देश में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है। इस सेंटरों पर लोगों की सुविधा से जुड़े 73 कामों को किया जाएगा। इन सेंटरों को खोलने के पीछे का कारण कोरोना काल में ऑफिस में भीड़ न बढ़े, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। सेंटर पर होंगे कई महत्वपूर्ण काम। बता दें कि इन सेंटरों पर कई महत्वपूर्ण काम होंगे। सूत्रों की माने तो इन सेंटर पर प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम फसल बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना के लिए आवेदन करना, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना और मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग, बिजली, पानी, टेलीफोन, गैस के लिए भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध होगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। चंद्रयान 3 अगले साल हो सकता है लॉन्च, अभियान में नहीं होगा ऑर्बिटर। जी हां, भारत के चंद्रमा मिशन के तहत चंद्रयान 3 को 2021 की शुरुआत में प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। चंद्रयान 2 के विपरीत इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। पिछले साल सितंबर में चंद्रयान 2 की चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस साल के अंतिम महीनों के लिए एक अन्य अभियान की योजना बनाई थी। हालांकि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन ने इसरो की कई परियोजनाओं को प्रभावित किया और चंद्रयान 3 जैसे अभियान में देरी हुई। पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हवाले से जारी एक बयान में कहा गया है, जहां तक चंद्रयान 3 की बात है तो इसका प्रक्षेपण 2021 की शुरुआत में कभी भी होने की संभावना है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही पुनः अभियान होगा और इसमें चंद्रयान 2 की तरह ही एक लैंडर और एक रोवर होगा। देश के सभी पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग कियोस्क लगाने पर विचार, इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा। जी हां, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 69,000 पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग कियोस्क लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार सरकारी तेल शोधक कंपनियों के अपने पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग कियोस्क लगाने को अनिवार्य करने पर भी विचार कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे की समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने तेल कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को सलाह दी कि वह अपने नियंत्रण वाली कंपनियों के सभी पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य रूप से चार्जिंग कियोस्क लगाने का आदेश पारित कर सकते हैं।
सूत्रों के मुताबिक इससे देश के सभी पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। अनुमान के मुताबिक देश में करीब 69,000 पेट्रोल पंप हैं। भारत के कड़े रुख से चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ा, राजनाथ सिंह का स्पष्ट संदेश, नहीं मानेंगे नाजायज शर्त। जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर भारत के सख्त और आक्रामक रुख अपनाने से चीन पर पीछे हटने का दबाव बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन के रक्षा मंत्री को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भारत चीन की नाजायज शर्त को नहीं मानेगा और उसे हर हाल में मई से पूर्व की यथास्थिति बहाल करनी होगी। रक्षा क्षेत्रों के विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिति में चीन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीन में इस समय पूरी दुनिया के खिलाफ माहौल बना हुआ है। यदि एलएसी पर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी स्वतः चीन पर ही आ जाएगी। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तो तैयार ही है, विश्व समुदाय भी उसकी घेराबंदी के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि इस समय वैश्विक माहौल उसके पक्ष में नहीं है। भारत ही नहीं, ताइवान जैसे अन्य पड़ोसी भी अब उस पर हावी होने लगे हैं। दूसरे, भारत का दबाव में लेने की जो कोशिश उसने की थी वह विफल हो गई है, क्योंकि भारत की सेना से लेकर विदेश मंत्रालय और राजनीतिक नेतृत्व तक आक्रामक रुख अख्तियार किया गया है। पेंगोंग झील को लेकर इलाके में जहां सबसे ज्यादा टकराव की स्थिति बनी हुई है, वहां भारतीय सेनाएं अहम स्थानों पर मोर्चा संभाल चुकी है। सेना के सूत्रों का मोटे तौर पर मानना है कि यदि आने वाले समय में चीनी सेनाएं पीछे नहीं हटती है तो सेना उनसे कब्जे वाले स्थानों को खाली कराने की कार्रवाई भी कर सकती है। इसकी प्रतिक्रिया के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। चीन को भी यह संदेश दिया जा चुका है। ये शिक्षा नीति सरकार की नहीं बल्कि देश की शिक्षा नीति है, प्रधानमंत्री। जी हां, नई शिक्षा नीति को लेकर सोमवार को आयोजित राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं, लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार, उसका दखल, उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा है कि शिक्षा नीति से जितना शिक्षक, अभिभावक जुड़े होंगे, छात्र जुड़े होंगे, उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है। देश के लाखों लोगों ने, शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इसके लिए अपना फीडबैक दिया था, अपने सुझाव दिए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भविष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जैसे जैसे तकनीक का विस्तार गांवों तक हो रहा है, वैसे वैसे सूचना और शिक्षा का एक्सेस भी बढ़ रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर नॉलेज में तकनीकी सॉल्यूशंस को ज्यादा प्रमोट करें। ये शिक्षा नीति सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये देश की शिक्षा नीति है। जैसे विदेश नीति देश की नीति होती है, रक्षा नीति देश की नीति होती है, वैसे ही शिक्षा नीति भी देश की नीति है। गांव में भी कोई शिक्षक हो या फिर बड़े बड़े शिक्षाविद, सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी शिक्षा नीति लग रही है। सभी के मन में एक भावना है कि पहले की शिक्षा नीति में यही सुधार में होते हुए देखना चाहता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्वीकार्यता की बड़ी वजह यही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ पढ़ाई के तौर तरीकों में बदलाव के लिए ही नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक पक्ष को नई दिशा देने वाली है। ये आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और सामर्थ्य को आकार देने वाली है। डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, लॉकडाउन के पहले 2 चरणों के दौरान फ्लाइटों के टिकटों का होगा पूरा रिफंड। जी हां, नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान बुक की गई टिकटों का पूरा किराया एयरलाइनों द्वारा वापस दिया जाएगा।
बता दें कि लॉकडाउन के पहले 2 चरणों के दौरान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर पाबंदी लगाई गई थी। डीजीसीए ने शीघ्र अदालत में कहा कि अन्य सभी मामलों के लिए एयरलाइंस 15 दिनों के भीतर यात्रियों को राशि वापस करने के लिए सभी प्रयास करेगी। उसने कहा कि यदि टिकट पहली लॉकडाउन अवधि और दूसरी लॉकडाउन अवधि 25 मार्च से 3 मई 2020 की यात्रा के लिए बुक की गई है तो एयरलाइंस द्वारा तुरंत पूरा किराया वापस किया जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने बदला अपना ब्रांड नाम, अब हो गया वी। जी हां, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सोमवार को अपना नया ब्रांड नाम वी कर दिया है। इसकी घोषणा वोडाफोन आइडिया के सीईओ रविंदर टक्कर ने की। लाइव अनाउंसमेंट के लाइव वेबकास्ट के दौरान रविंदर टक्कर ने कहा कि 2 साल से भी कम समय में हमने दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेशन के विशाल कार्य को हासिल कर लिया है। दोनों ब्रांडों का एकीकरण पूरा हो गया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा और मराठवाड़ा तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्रों तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली एनसीआर समेत देश के बाकी हिस्सों में मानसून की सुस्ती और तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी।